भारत में ना कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें सिर्फ देखा नहीं जाता, उन्हें पहचाना जाता है। ये पहचान स्वाद में है, संगीत में है और उन कारीगरों के हाथों में है जिन्होंने सदियों से अपनी कला को जिंदा रखा है। सही बात है। आज हमारे पास उत्तर प्रदेश की इसी पहचान से जुड़े कुछ दस्तावेज हैं और ये सिर्फ एक सूची नहीं है, ये तो कहानियों का एक खजाना है। बिल्कुल। और इन सभी कहानियों को एक धागे में पिरोने वाली चीज है जीआई टैग, यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। जीआई टैग। हाँ। लेकिन आज हम इसकी कोई कानूनी परिभाषा में नहीं जाएंगे। नहीं, वो तो बहुत बोरिंग हो जाएगा। हाँ, हमारे दिए गए दस्तावेजों में इसे बहुत खूबसूरती से समझाया गया है कि जीआई टैग किसी उत्पाद पर लगी सिर्फ एक मुहर नहीं है, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि वो चीज, जैसा कि लिखा है, किसी जमीन की आत्मा है। जमीन की आत्मा, वाह, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। तो आज की हमारी पड़ताल का मिशन यही है जी। हम इन स्रोतों के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश की ये आत्मा किन किन चीजों में बसती है, और सबसे जरूरी सवाल जिस पर ये दस्तावेज बार बार लौटते हैं कि क्या ये पहचान हमेशा जिंदा रहेगी? हाँ, क्या ये आत्मा हमेशा जिंदा रहेगी? यही आज की चर्चा का केंद्र है। चलिए इस पड़ताल को शुरू करते हैं। चलिए शुरुआत स्वाद से करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा अनुभव है जिससे हर कोई तुरंत जुड़ जाता है। हाँ, स्वाद तो सबको जोड़ता है। हमारे स्रोतों में बनारस की तिरंगी बर्फी, ठंडाई, लाल पेड़ा और जौनपुर की इमरती का जिक्र है। इन्हें सिर्फ मिठाइयाँ नहीं बल्कि विरासत कहा गया है। जब मैंने ये पढ़ा तो मेरे मन में आया कि स्वाद विरासत कैसे हो सकता है? स्वाद तो एक पल में खत्म हो जाता है। ये बहुत दिलचस्प सवाल है और इसका जवाब इस बात में छिपा है कि ये स्वाद किस चीज का प्रतीक है। अच्छा। जैसे तिरंगी बर्फी को लीजिए, दस्तावेज कहते हैं 3 रंग, 1 पहचान। हाँ, लिखा है। ये सिर्फ 3 अलग अलग स्वाद नहीं है। ये रंग शायद भारत के झंडे से प्रेरित हैं, आजादी के आंदोलन की कहानी कहते हैं। ओहो। तो जब कोई वो बर्फी खाता है तो वो सिर्फ मीठा नहीं खा रहा, वो एक तरह से इतिहास का एक टुकड़ा चख रहा है। ये स्वाद यादों को जिंदा रखने का एक जरिया है। बिल्कुल। और बनारस की ठंडाई के बारे में भी कुछ ऐसा ही है। एक जगह लिखा है जिसमें सिर्फ स्वाद नहीं, सदियों की ठंडक है। ये सदियों की ठंडक वाली बात मुझे बहुत काव्यात्मक लगी। है ना? ये सिर्फ तापमान की बात तो नहीं हो सकती। बिल्कुल नहीं, ये बनारस के मिजाज की ठंडक है, उसकी धीमी रफ्तार, उसकी आध्यात्मिकता, गंगा किनारे वाली शांति। हाँ, गंगा किनारे की सुबह वाली शांति। मैंने खुद इसे महसूस किया है। जब आप बनारस की किसी भीड़ भाड़ वाली गली में एक ग्लास ठंडाई पीते हैं तो एक पल के लिए बाहर का शोर जैसे थमसा जाता है। आपको वही सुकून मिलता है जो शायद सदियों से लोगों को वहां मिलता आया है। वो ठंडक वही है। तो आप कह रहे हैं कि ये मिठाइयाँ और पेय उस जगह के सांस्कृतिक ताने बाने का हिस्सा है? जी बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है। जौनपुर की इमरती या बनारस के लाल पेड़ा के लिए कहा गया है कि ये हर त्योहार को यादगार बना देती हैं। क्या इससे ये और ज्यादा असुरक्षित नहीं हो जाती अगर त्योहार मनाने के तरीके बदल गए या लोगों ने इनकी जगह बाजार में मिलने वाले पैकेट बंद चॉकलेट को तरजीह देना शुरू कर दिया? तो क्या ये विरासत खत्म नहीं हो जाएगी? हाँ, आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यही इन कलाओं का सबसे बड़ा संकट है। जीआई टैग उन्हें नकल से तो बचा सकता है, बदलती आदतों से नहीं। बदलती आदतों और बाजार के दबाव से नहीं। ये मिठाइयाँ सिर्फ स्वाद की वजह से जिंदा नहीं हैं। ये इसलिए जिंदा हैं क्योंकि ये हमारे रिश्तों में, हमारे उत्सवों में घुली मिली हैं। जिस दिन ये हमारे उत्सवों से बाहर हो गई, उस दिन ये सिर्फ दुकानों में बची रह जाएंगी और फिर धीरे धीरे वहां से भी गायब हो जाएंगे। बिल्कुल। तो स्वाद के जरिए हम इतिहास और संस्कृति को चखते हैं, लेकिन ये बहुत नाजुक चीज है। खैर, स्वाद एक इंद्रिय है। हमारे दस्तावेज उत्तर प्रदेश की एक और पहचान की बात करते हैं जिसे सुना जाता है, वहां का संगीत। हाँ, आवाज। यहाँ बनारस के तबले, शहनाई, अमरोहा की ढोलक और संभल के हॉर्न क्राफ्ट का जिक्र है। एक बहुत ही शानदार पंक्ति है जहाँ लकड़ी और सींग भी बोलने लगते हैं। और ये आवाजें उत्तर प्रदेश के जश्न की धड़कन है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ जश्न नहीं है। अच्छा। बनारस के तबले के बारे में हमारे दस्तावेज कहते हैं कि उसकी थाप में साधना है। ये 2 शब्द ये उस कला के पीछे की पूरी दुनिया को खोल देते हैं। सही बात है। वो सिर्फ लकड़ी पर चमड़ा मढ़ना नहीं है, वो सालों का रियाज है, गुरु शिष्य परंपरा है और एक ऐसी लगन है जो एक बेजान चीज में जान डाल देती है।
थाप में साधना, ये विचार ही कितना गहरा है। मतलब ये कोई मशीन से बनाया हुआ उत्पाद नहीं है जिसे आप हजारों की संख्या में बना सकते हैं। नहीं। हर तबले के पीछे एक कलाकार की जिंदगी का एक हिस्सा लगा है। बिल्कुल। और यही बात बनारस की शहनाई पर भी लागू होती है। कहा गया है जिसकी एक धुन पूरे माहौल को बदल देती है। हाँ, शहनाई की धुन खुशी को और गहरा कर देती है और गम में एक शांति का एहसास देती है। ये सिर्फ संगीत नहीं है, ये भावनाओं को दिशा देने वाली एक शक्ति है। और ये सिर्फ बनारस के शास्त्रीय संगीत तक सीमित नहीं है। हाँ, मैं वही कहने वाली थी। अमरोहा की ढोलक और संबल का हॉर्न क्राफ्ट भी है। हाँ, ये शायद उतने शास्त्रीय नहीं माने जाते। लेकिन ये लोक जीवन का एक अहम हिस्सा है। बिल्कुल। और यही इनकी खूबसूरती है। ये दिखाते हैं कि कला सिर्फ बड़े मंचों पर नहीं होती, कला उस ढोलक में भी है जो गांव की चौपाल पर बजती है, और उस सींग से बने वाद्य यंत्र में भी जिसे स्थानीय कारीगर अपने हाथों से बनाते हैं। ये आवाजें उस संस्कृति को जमीनी स्तर पर जिंदा रखती हैं। ये वो आवाजें हैं जो हर शादी, हर त्योहार, हर खुशी के मौके पर गूंजती हैं। हाँ, ये उत्तर प्रदेश की रोजमर्रा की जिंदगी का संगीत है। तो स्वाद और संगीत, ये दोनों ही अपनी मौजूदगी का एहसास पूरी शिद्दत से कराते हैं। लेकिन अब हम चर्चा के उस हिस्से में आते हैं जो मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर कर गया। हमारे दस्तावेज कुछ ऐसी कलाओं का जिक्र करते हैं जो बोलती नहीं, बस चुपचाप सहती हैं। ये एक बहुत ही मार्मिक पंक्ति है। ये इस पूरी पड़ताल का सबसे गंभीर और शायद सबसे जरूरी हिस्सा है। क्यों? क्योंकि ये वो कलाएं हैं जो शोर नहीं मचाती, और शायद इसीलिए इनके पीछे का संघर्ष भी हमें दिखाई नहीं देता। ये खामोश कहानियां हैं। इन खामोश कहानियों में से एक जिसने मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचा वो है लखीमपुर खीरी की थारू कढ़ाई। जी। इसके बारे में लिखा है, हर धागे में जंगल की कहानी। ये कितना सुंदर है ना? इसका मतलब ये है कि वो कारीगर, जो शायद एक महिला है, वो सिर्फ एक डिजाइन नहीं बना रही, वो अपने आसपास के जंगल, वहां के पेड़ पौधों, अपनी जड़ों को उस कपड़े पर उतार रही है। आपने एकदम सही समझा। ये कला और प्रकृति के बीच का एक गहरा रिश्ता है। वो धागा सिर्फ धागा नहीं है, वो कारीगर की अपनी पहचान, अपने परिवेश का एक हिस्सा है। इसी तरह मैनपुरी की तारकसी के लिए कहा गया है, धातु में उकेरा गया धैर्य। यहाँ कला को कारीगर के चरित्र से जोड़ दिया गया है। सोचिए, धातु जैसी सख्त चीज पर चांदी के महीन तार से काम करने के लिए किस तरह के सब्र और लगन की जरूरत होगी। ये तो कला से ज्यादा एक तपस्या है। तपस्या ही है। और ये तपस्या सिर्फ धैर्य तक सीमित नहीं है। मथुरा की सांझी शिल्प के बारे में लिखा है, कागज पर उतरी भक्ति। यहाँ तो कला और आस्था जैसे एक हो गए हैं। बिल्कुल। ये सिर्फ सजावट की चीज नहीं, ये तो पूजा का एक रूप है। सही बात है। कृष्ण की लीलाओं को कागज पर कैंची से काटकर उकेरना, ये ईश्वर से जुड़ने का एक माध्यम है। बरेली की जरदोजी और बेत व बांस के शिल्प के बारे में भी यही कहा गया है कि ये पीढ़ियों से मिली विरासत हैं। ये हुनर किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में नहीं सीखे जाते। ये परिवार में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, आंखों आंखों में, हाथों हाथों में उतरते हैं। और इन्हीं खामोश गहरी कलाओं के बीच हमारे श्रोता एक बहुत चुभने वाला सवाल पूछते हैं। बदलती दुनिया में क्या इन हाथों की कीमत बची रहेगी? ये सवाल सिर्फ कला के बारे में नहीं है, ये सीधे सीधे उन कारीगरों के जीवन और उनके भविष्य से जुड़ा है। और यही वो सवाल है जो इस पूरी चर्चा के केंद्र में है। क्या मशीन से बने सस्ते और आकर्षक सामान के इस दौर में हाथ से बनी इन अनमोल चीजों और इन्हें बनाने वाले हाथों को वो सम्मान और वो कीमत मिलेगी जिसके वे हकदार हैं? ये एक बहुत बड़ा आर्थिक और सामाजिक सवाल है। ये सिर्फ कला को बचाने की बात नहीं है, ये उन लाखों कारीगरों की आजीविका और उनके अस्तित्व को बचाने की बात है जिनकी पहचान ही उनका हुनर है। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। सूची अभी खत्म नहीं हुई है। नहीं, इसने कुछ और चीजें भी हैं, जैसे बनारस की मेटल कास्टिंग, भित्ति चित्रकला, कालपी का हैंडमेड पेपर और बागपत और बाराबंकी के हैंडलूम उत्पाद। ये इस कहानी में कौन सा नया पहलू जोड़ते हैं? अगर हम ध्यान से देखें तो ये कलाएं हमें इतिहास और सादगी की ओर ले जाती हैं। इतिहास और सादगी? हाँ, ये दिखाती हैं कि उत्तर प्रदेश की पहचान सिर्फ चटकीले रंगों या तेज आवाजों में नहीं, बल्कि रोजमर्रा की चीजों की गहराई और सादगी में भी है। इन्हें हम बुनियादी कलाएं कह सकते हैं, जो संस्कृति की नींव बनाती हैं। बुनियादी कलाएं, ये एक अच्छा नजरिया है। जैसे बनारस की भित्ति चित्रकला। जी,
भित्ति चित्रकला? इसके लिए जो पंक्ति इस्तेमाल की गई है मैं उसे भूल नहीं पा रही हूँ। दीवारों पर सांस लेता इतिहास। वाह! इसका मतलब तो ये हुआ कि ये सिर्फ पेंटिंग नहीं है, ये एक तरह के जीवित दस्तावेज हैं। बिल्कुल, ये कला को किसी म्यूजियम या गैलरी की कैद से निकालकर हमारे घरों की दीवारों तक ले आती हैं। ये दीवारें उस दौर की कहानियों, समाज और मान्यताओं को अपने में समेटे हुए हैं। हर चित्र एक कहानी कहता है। और इसी तरह कालपी का हैंडमेड पेपर और बागपत बाराबंकी के हैंडलूम उत्पाद। हाँ, इनके लिए कहा गया है, जहां सादगी ही सबसे बड़ी शान है। आज की दुनिया में जहां सब कुछ चमकदार और तेज है, वहां हाथ से बने कागज या करघे पर बुने कपड़े की बात करना अपने आप में एक अलग एहसास देता है ना? ये जैसे समय की रफ्तार को थोड़ा धीमा करने जैसा है। और यही इनकी शान है। ये हमें याद दिलाते हैं कि हर चीज को तेज और बड़े पैमाने पर बनाने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजों की खूबसूरती उनकी धीमी प्रक्रिया और उनकी सादगी में ही होती है। और आखिर में बनारस की मेटल कास्टिंग, जिसके लिए लिखा है, जहां आग और धातु दोस्त बन जाते हैं। ये कारीगरी के पीछे के विज्ञान और जादू को एक साथ दिखाता है। और धातु जैसे शक्तिशाली तत्वों को साध कर उन्हें एक खूबसूरत कलाकृति में बदल देता है। बिल्कुल, ये सिर्फ क्राफ्ट नहीं, ये एक तरह का अल्केमी है। सही कहा। तो ये सभी चीजें मिलकर उत्तर प्रदेश की पहचान की एक पूरी और गहरी तस्वीर बनाती हैं। इसमें स्वाद है, संगीत है, भक्ति है, धैर्य है, इतिहास है और सादगी भी है। जी। तो जब हम इन सब को एक साथ देखते हैं तो इसका क्या मतलब निकलता है? हमारे पास विरासत की एक शानदार सूची है, लेकिन जैसा कि हमने शुरू में कहा था, हमारे स्रोत हमें बार बार एक ही चिंता पर वापस लाते हैं। जी बिल्कुल। ये सब आज भी मौजूद है, लेकिन क्या कल भी रहेंगे? इन कलाओं को सिर्फ उत्पाद नहीं, बल्कि समय से लड़ी हुई कहानियां कहा गया है। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। और यही इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। ये एक चेतावनी है। चेतावनी। हाँ, जीआई टैग मिलना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये पहचान दिलाता है, गुणवत्ता सुनिश्चित करता है, नकल को रोकता है, लेकिन ये अस्तित्व की गारंटी नहीं है। नहीं है। स्रोत की अंतिम पंक्तियां इस चेतावनी को और भी गहरा कर देती हैं। अगर ये हाथ थम गए तो इतिहास खामोश हो जाएगा। इतिहास खामोश हो जाएगा। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि ये उत्पाद बाजार से गायब हो जाएंगे। नहीं, इसका असर कहीं ज्यादा गहरा है। बहुत ज्यादा गहरा। इसका मतलब है कि हमारी साझा विरासत, हमारी जड़ें और हमारी कहानियां मिट जाएंगी। वो थारू कढ़ाई में बुनी जंगल की कहानी खामोश हो जाएगी। वो तबले की थाप में बसी साधना खामोश हो जाएगी। वो सांझी शिल्प में उतरी भक्ति खामोश हो जाएगी। ये तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये सिर्फ एक आर्थिक नुकसान नहीं होगा, ये एक ऐसा सांस्कृतिक शून्य पैदा कर देगा जिसे फिर कभी भरा नहीं जा सकेगा। क्योंकि जैसा कि एक दस्तावेज में कहा गया है, पहचान वही है जो पीढ़ियों तक जिंदा रहे। बिल्कुल। अगर ये कलाएं और कहानियां अगली पीढ़ी तक नहीं पहुंची तो पहचान भी खो जाएगी। बिल्कुल। और इसलिए ये चर्चा एक बहुत जरूरी सवाल पर आकर खत्म होती है। जीआई टैग एक पहचान तो देता है, लेकिन क्या ये इन कलाओं और इन्हें बनाने वाले कारीगरों के अस्तित्व की गारंटी दे सकता है? शायद नहीं। नहीं, असली गारंटी हम और आप जैसे लोगों के हाथों में है। तो अंत में ये सवाल हमारे लिए है, एक श्रोता के तौर पर, इस जानकारी को जानने के बाद अब आगे क्या? यहाँ सोचने वाली बात यह है कि इन कहानियों को जिंदा रखने में हमारी क्या भूमिका हो सकती है। एक उपभोक्ता के तौर पर, एक नागरिक के तौर पर, हम इन खामोश कहानियों को अपनी आवाज कैसे दे सकते हैं? सही। जब हम अगली बार कोई तोहफा खरीदने जाएं, तो क्या हम मशीन से बने किसी उत्पाद की जगह हाथ से बनी उस चीज को चुन सकते हैं जिसमें किसी कारीगर का धैर्य, उसकी भक्ति और उसकी विरासत छिपी है? शायद इन्हीं छोटे छोटे सचेत चुनावों से ये सुनिश्चित हो सकता है कि ये हाथ कभी थमे नहीं और ये इतिहास कभी खामोश ना हो।